Good morning, dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel SK Mission Next Gen. तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ये YouTube चैनल है SK मिशन नेक्स्ट जेन, इसका मेन जो पर्पज है वो है कि यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पे कवर करवाया जाएगा विद फैक्ट के साथ, कंटेंट के साथ, जिसमें आपका एंशियंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कीजिए, ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो के बारे में पता चल सके। तो जो भी यहाँ पे वीडियो या कंटेंट जो आपके लिए तैयार किया जाएगा वो सारा का सारा आपका लेटेस्ट जो है आपका यूपीएससी पैटर्न या स्टेट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सारा कंटेंट होगा। तो आइए हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद एंड मगध एम्पायर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे महाजनपद के बारे में। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि महाजनपद होता क्या है। महाजनपद का मतलब है ग्रेट रियलम या फिर टेरिटोरियल स्टेट, जो बहुत ज्यादा बड़े जो राज्य हैं उनको हम यहाँ पे कहेंगे महाजनपद। जन का मतलब होता है, जनपद का मतलब टेरिटरी, जो एक बड़ी टेरिटोरियल यूनिट है। ये जो बिग पॉलिटिकल स्टेट जो है आपके, जो प्राचीन भारत के अंदर जो हुए, जिनका एग्जिस्टेंस हमें 6th सेंचुरी के आसपास देखने को मिला, जब आपका वैदिक ट्राइबल सिस्टम का पतन हुआ। तो ये टोटल 16 थे नंबर में, और इनकी जो फिक्स टेरिटरी थी, एक फिक्स इनका शासक, प्रशासनिक व्यवस्था, एक कर व्यवस्था, इनकी जो सेना जो थी, और इनकी एक कैपिटल जो राजधानी जो नगर था वो था। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट माइंड में कि भाई जनपद क्यों राइज हुए, वट वर द रीजंस फॉर द राइजेस ऑफ द जनपद। अगर हम देखेंगे प्राचीन टाइम के समय में काफी ज्यादा स्मॉल जनपद थे। जनपद का मतलब एक पॉलिटिकल यूनिट जो एक दूसरे के साथ लड़ती थी टेरिटरी के लिए, संसाधनों के लिए एंड अपने कंट्रोल के लिए। तो ये जो स्ट्रगल के दौरान काफी ज्यादा पावरफुल जो रूलर थे, शासक थे, उन्होंने छोटे छोटे जो जनपद थे, मतलब छोटे छोटे जो राज्य थे, जो टेरिटरी थी, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, और इन्होंने छोटे छोटे जनपदों को मिला लिया अपनी टेरिटरी के अंदर, और इस तरीके से बड़े जो साम्राज्य का यहाँ पे उदय हुआ, जिसको महाजनपद कहेंगे। तो जनपद जो है वो चेंज हुए महाजनपद के अंदर। व्हेन जब ये बड़े हो गए, बड़े शक्तिशाली हो गए, और इन्होंने अपने आप को और विस्तार करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी जो पॉलिटिकल यूनिट है उनको अपने अंदर शामिल करके। कुछ जनपद थे वो थे राजा उनको रूल करता था, वो राजतंत्र बेस्ड थे, एंड कुछ जो थे वो गणतंत्र बेस्ड थे। जब पावर, गणतंत्र का मतलब सभी को पता है, जब पावर इन द हैंड ऑफ द ग्रुप या फिर असेंबली, किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप के अंदर या सभा के अंदर जब पावर का कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे जो 16 महाजनपद के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे अंग जो है आपका, ये जो महाजनपद है इसकी कैपिटल चंपा, मगध राजगृह जिसको गिरिवीराज भी कहेंगे आप, काशी की कैपिटल वाराणसी, कोशाला, श्रावस्ती, वज्जी, वैशाली एंड कुशीनगर। मल्ला की अगर हम बात करेंगे, पावा, छेड़ी, सुक्तामती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, चित्र एंड काम्पिल्या, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक या असाका की अगर हम बात करेंगे, पोटली या आपका प्रतिष्ठान, गंधार की आपकी तक्षशिला, कंबोज, राजपुरा, अवंती, उज्जैन एंड महेशमती। तो ये 16 महाजनपद थे, इनकी ये राजधानियां थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपका रीजंस क्या थे राइज ऑफ लार्ज स्टेट, ये बड़े जो स्टेट या महाजनपद का जो उदय हुआ, इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण था एग्रीकल्चर सरप्लस, आयरन, टूल एंड बेटर फार्मिंग मेथड। जो लोहे के औजार आ गए थे, क्योंकि भाई जो आपका महाजनपद के टाइम इनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी जहां पे आयरन एसिड थे, उनसे जो खेती बाड़ी के लिए औजार बनाना बड़ा आसान हो गया था, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा, सरप्लस उत्पादन हुआ। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एंड वाणिज्य के अंदर बड़ा विकास हुआ, एक्सपेंड हुआ ट्रेड रूट्स का। पंच मार्क कौन आ गए थे आपके, कॉइन, जो सिक्कों का यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर प्रचलन स्टार्ट हुआ। आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन टूल जो थे, इन्होंने कहीं ना कहीं मदद की जंगलों को साफ करने के लिए,
और एग्रीकल्चर जो भूमि है उनको बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए। जो जनसंख्या वृद्धि हुई, तो यहाँ पे संसाधनों की जरूरत पड़ी और बेटर प्रशासनिक व्यवस्था की रिक्वायरमेंट थी। और ट्राइबल सिस्टम्स का डिक्लाइन हुआ। जो ओल्ड ट्राइबल सिस्टम था वैदिक कल्चर्स के अंदर, वो धीरे धीरे वीक हुए और धीरे धीरे बड़े और ऑर्गेनाइज जो स्टेट थे, राज्य थे, उनका उदय हुआ। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, कुशल शासक का होना, एक रेगुलर सेना का होना, प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल होना, इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद की फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्टेट। अब जो जितने भी महाजनपद थे, इन्होंने कहीं ना कहीं नींव रखी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की इंडिया के अंदर, ये आधार बने। जो राइज हुआ लार्ज स्टेट का, इन्होंने एक रास्ता ओपन किया मौर्यन एम्पायर के लिए, और इंडियन हिस्ट्री के अंदर और भारतीय इतिहास के अंदर एक नया युग का प्रारंभ हुआ। और महाजनपद ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट, विकास की ओर। किसमें? प्रशासनिक व्यवस्था के विकास को लेके, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार को लेके, साहित्य को लेके, खासकर पुराने समय में। तो स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया कि भाई महाजनपद होता क्या है, महाजनपद अराइज क्यों हुए, और बड़े बड़े स्टेट का उदय क्यों हुआ, टोटल कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानी क्या थी। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम यहाँ पे राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। जो मगध एम्पायर था, इसका राइज होने का कारण एंड ग्रोथ होने का क्या कारण था? वाई मगध रोज टू द पावर। मतलब यहाँ पे जो 16 महाजनपद हुए, इनमें से मगध ही ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली क्यों बना? सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, वो इतनी मतलब प्रोमिनेंट पोजीशंस पे थी कि फर्टाइल, वहां पे उपजाऊ भूमि का होना, प्रचुर मात्रा के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे लोहा की बात करें, लकड़ की बात करें, एलिफेंट, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा मगध को शक्तिशाली बनाने में। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का होना, मिडल ऑफ गंगा वैली, जो गंगा की जो घाटी थी वहां पे ये लोकेटेड था। इनका जो कंट्रोल था, खासकर इंपॉर्टेंट जो व्यापारिक रास्ते थे, इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी ही मजबूत और कुशल थी, और कैपेबल शासक थे जिनकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी। और इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर मिला लिया कंक्वेस्ट के थ्रू और डिप्लोमेसी के थ्रू। तो ये सबसे बड़े कारण रहे कि मगध क्यों राइज हुआ। आप देखेंगे मगध की पोजीशन गंगा एंड सोन रिवर के बीच में, जो इनकी बाद की कैपिटल पाटलिपुत्र थी, पहली कैपिटल इनकी राजगृह थी, और यहाँ पे इसके नॉर्थ में आपको वैशाली देखने को मिलेगा। मगध धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, इन्हें अपना विस्तार किया और स्ट्रॉन्ग महाजनपद बना। इसकी पहली कैपिटल राजगृह, जिसको हम गिरिवीराज कहेंगे, पहली राजगृह थी और बाद की पाटलिपुत्र। मगध के पास जो रिचेस्ट रिसोर्सेज थे, जिसमें आयरन, लोहा की बात करेंगे, लोहे के आयस्क, लकड़ की, फर्टाइल लैंड, उपजाऊ मिट्टी का होना, एलिफेंट का होना, और ये कहीं ना कहीं इनकी जो नीति थी वो थी वैवाहिक संबंध बना के, किसी को कन्क्वेस्ट करके इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। इनके पास जो स्ट्रॉन्ग प्रशासनिक व्यवस्था का होना, वाइस रूलर का होना, इन्होंने कहीं ना कहीं जो मगध को एक आधार भी बनाया आगे फर्दर मौर्य साम्राज्य के लिए। तो आइए हम एक एक वंश के बारे में यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहले जो मगध जो अंपायर को रूल करता है वो है हर्यंक डायनास्टी, टाइमलाइन 544 से 412 बीसी। पहले जो शासक हुए वो हुए बिंबिसार, ये बुद्धा के समकालीन थे। इन्होंने हर्यंक वंश की नींव रखी। पहले महान शासक कहेंगे मगध के, जिन्होंने इस साम्राज्य का आधार या नींव रखी। इन्होंने अंग को, जो आज की डेट में मॉडर्न भागलपुर के अंदर आपको दिखेगा इसके ज्योग्राफिकल पोजीशन, इसने इसको मगध का हिस्सा बनाया। और इनका एक प्रतिद्वंदता थी अवंती के शासक जो थे प्रद्योत के साथ, और इन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, विस्तार करने के लिए वैवाहिक जो नीति थी, जो मैट्रिमोनियल अलायंस, इसको यूज किया। अगर हम देखेंगे तो मैट्रिमोनियल अलायंस को ध्यान में रखते हुए जो ये बिंबिसार थे, इनकी 3 पत्नी थी। कौशाल देवी जो राजकुमारी थी, खासकर जो प्रसन्नजीत जो थे राजा थे, उनकी बेटी थी कौशाला के। छेलना की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये लिच्छवी वंश से जो वैशाली की राजकुमारी थी। एंड जो खेमा की बात करेंगे, ये मदरा जो किंग थे उनकी बेटी थी। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने वैवाहिक संबंध के द्वारा इन्होंने एक शांति कायम की और मैत्रिक संबंध बनाए कौशाला के साथ, लिच्छवी के साथ और मदरा के साथ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई नेक्स्ट जो है शासक जो आते हैं अजात शत्रु, ये बिंबिसार के बेटे थे। इन्होंने अपने फादर बिंबिसार को मार के गद्दी के ऊपर इन्होंने गद्दी को हासिल किया। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जब बुद्धा ने महापरिनिर्वाण किया, अपने शरीर का त्याग किया, तो उस टाइम की अगर हम बात करेंगे
उस टाइम पर अजात जो शत्रु थे वो उनका शासनकाल था मगध के अंदर, और इन्होंने पहला बुद्धिस्ट जो बौद्ध संगीति हुई इसका आयोजन किया राजगृह के अंदर, सतपानी केव के अंदर, सून आफ्टर, जब बुद्धा ने मोक्ष की प्राप्ति की। ये हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा है। इन्होंने लिच्छवी जो शासक थे वैशाली के, इनको हराया बड़े लंबे युद्ध के बाद, और इन्होंने काशी को भी कन्क्वेड किया, और इन्होंने यहाँ पे युद्ध को जीतने के लिए इनके पास बड़े ही आधुनिक यंत्र थे, जैसे रथ मुसल्ला। रथ मुसल्ला मतलब जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा, वो जो रथ था उसके आगे बड़े बड़े मैसर टाइप ब्लेड का लगा होना, ठीक है। एंड महाशिला कंटक मतलब बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए जो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट, यंत्र कह लो, गुलेल टाइप, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को फेंका जाता है। तो इस तरह के यंत्रों का युद्ध में यूज करके इन्होंने काफी क्षेत्रों पर विजय हासिल की। अजात शत्रु के बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं उदायन, ये अजात शत्रु के बेटे थे। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया राजगृह से पाटलिपुत्र, जो इसके किनारे पे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ गंगा एंड सोन, और इन्होंने पाटलिपुत्र को फोर्टिफाइड किया, इसकी किलेबंदी की, और इसको एक वेल प्लान सिटी के तौर पे इसको स्थापित किया, और इन्होंने अपने साम्राज्य का आगे फर्दर विस्तार किया। अगर हम बात करेंगे इसके शासनकाल के अंदर, इन्होंने कहीं ना कहीं आगे जो फर्दर जो नेक्स्ट डिनास्टी थी उनके लिए एक मजबूत जो है एक आधार नींव को रखा। अगर हम बात करेंगे जो हर्यंक वंश थे, इनका एक सिग्निफिकेंस क्या रहा, महत्व क्या रहा, इन्होंने मगध एम्पायर की नींव के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स को मगध के अंदर शामिल किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक व्यवस्था को या पावर को, शक्तियों को इन्होंने और मजबूत बनाया, और एक इन्होंने एक ग्राउंड प्रिपेयर किया राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर के लिए, आगे फर्दर जो मौर्य साम्राज्य की नींव के लिए एक मार्ग का निर्माण किया। मगध सभी महाजनपद में से पावरफुल महाजनपद उभर के आया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण था उनके कुशल शासक का होना, स्ट्रॉन्ग प्रशासनिक व्यवस्था का होना, और कंटिन्यूअस जो है लगातार विस्तारवाद नीति और यूनिफिकेशन। ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर माना जाता है कि भाई जो आगे जाके मगध एक पावरफुल महाजनपद कैसे बना, और आगे जाके कैसे एक मॉडर्न जो शासक ने एक इसको मजबूत एक साम्राज्य का कैसे उदय हुआ। तो यहां तक स्टूडेंट आपको पता चला हर्यंक वंश के बारे में। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, राइज एंड ग्रोथ ऑफ द मगध एम्पायर। अगर हम बात करेंगे मगध एम्पायर में नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो फर्दर जो यहाँ पे शासक है शिशुनाग डायनास्टी, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो शिशुनाग वंश की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लास्ट जो हर्यंक शासक थे उदायन, शिशुनाग उनके मंत्री होते थे, और इन्होंने अगर हम बात करेंगे हर्यंक शासक को गद्दी से ओवरथ्रो करके खुद गद्दी पे बैठ गए शिशुनाग अगर हम बात करेंगे, और इन्होंने जो कैपिटल थी इनको अपनी वैशाली को कैपिटल बनाया राजगृह से शिफ्ट करके, और इन्होंने अवंती को भी कन्क्वीड किया और अपने मगध के अंदर उसको शामिल किया, और इस डायनास्टी ने रूल किया 68 ईयर तक। और इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे कालशोक, और कालशोक के बारे में स्टूडेंट आप सभी को पता है, जब हमने बौद्ध काउंसिल पढ़ा था तो इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजन करवाया था वैशाली के अंदर 383 बीसी के अंदर, और खासकर जो मॉन्क थे इनके बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हुआ था उसको कहीं ना कहीं रिजोल्व करने की कोशिश की थी। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में डियर स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे जो बुद्धिज्म था वो दो भागों में बटा, सथाविरवड़ा, वे ऑफ द एल्डर एंड महासंगिका, दैट इज द ग्रेट कम्युनिटी। ये हमने बुद्धिज्म में अच्छे से पढ़ा है। एंड लास्ट रूलर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो इसके बेटे थे महापदम नंद, इन्होंने इसको ओवरथ्रोन किया और एक नंद वंश की स्थापना की। तो आइए हम नंद वंश के बारे में जानते हैं। 344 से 322 बीसी महापदम नंद इसके संस्थापक रहे हैं नंद वंश के। इन्होंने लास्ट जो शासक थे शिशुनाग वंश, उनको मार के खुद गद्दी पे बैठे, और इनको रियल संस्थापक भी कहा जाता है नंद वंश का। इन्होंने कलिंगा को मगध एम्पायर में शामिल किया, और इन्होंने एक्वायर किया कुशाला को, और मगध की जो बाउंड्री थी उसको एक्सपेंड किया, विस्तार किया, नहरों का निर्माण किया, और सिंचाई क्षेत्रों के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया। इन्होंने कर व्यवस्था को यहाँ पे उचित बनाने के लिए, रेगुलर कर व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने उत्तराधिकारी को अपॉइंट किया। एक अच्छा
कर व्यवस्था प्रणाली, कर प्रणाली को यहाँ पे स्थापित किया। अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ बुद्धिस्ट ग्रंथ में नंद को अनंत कुल भी कहा जाता है, नीचे कुल के शासक का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है बुद्ध ग्रंथ के अंदर। धनानंद की अगर हम बात करेंगे, जो लास्ट राजा हुए हैं नंद डायनास्टी से, ये महापदम नंद के बेटे थे। इनको अपूर्व संपदा और बड़ी सेना के लिए जाना जाता है, और इन्हीं के शासनकाल में जो अलेक्जेंडर थे ग्रीक से, जिन्होंने आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर 326 बीसी के अंदर, वो इन्हीं का शासनकाल था जब सिकंदर ने आक्रमण किया। बट इसकी विशाल सेना की वजह से सिकंदर ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि नंद जो साम्राज्य था बहुत ही बड़ा पावरफुल था, और इसके भय की वजह से सिकंदर ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया था। बाद में नंद वंश को ओवरथ्रो करने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य जो विष्णुगुप्त है उसकी मदद से नंद वंश के शासक को ओवरथ्रो करके मौर्यन वंश की नींव रखी। जब हम मौर्यन वंश पढ़ेंगे तब हमें वहां पे पता चलेगा। तो आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंद जो थे फर्स्ट रूलर थे जो आउटसाइड से आए थे, मतलब आउटसाइड का मतलब जो क्षत्रिय क्लैन से नहीं माने जाते। हमने भी पढ़ा है कि भाई इनको क्षत्रिय नहीं कहा जाता, बौद्ध ग्रंथ में भी इन्होंने नीचे कुल से कहा जाता। आई मीन ये शायद नीचे वर्ण से होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मेगास्थीनीज जो ग्रीक एम्बेसडर रहे हैं, इन्होंने मगध को एक पावरफुल साम्राज्य बताया कि भाई मगध बड़ा पावरफुल साम्राज्य था, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था थी। और नंद जो शासक थे, अगर हम बात करेंगे, ये एक लास्ट दौर था एक मौर्यन अंपायर के उदय होने से पहले का। और चाणक्य ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डाउनफॉल ऑफ नंद अंपायर को लेके और राइज ऑफ मौर्यन अंपायर। नंद वंश को यहाँ पे ओवरथ्रो करके कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट में, शिशुनाग डायनास्टी ने कहीं ना कहीं मगध को मजबूत किया, इसकी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। और जो डिक्लाइन थी जो डायनास्टी, इसने कहीं ना कहीं राइज ऑफ नंद को कहीं ना कहीं नंद वंश के उद्गम के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले किया जब डिक्लाइन हुआ। अब नंद वंश की इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नंद के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, जिसमें 20 लाख के आसपास पैदल सेना थी इनके पास, सॉरी 2 लाख के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे 20,000 के आसपास घुड़ सेना, 2,000 के आसपास रथ सेना और 3,000 के आसपास हाथी थे। ये हमें ग्रीक अकाउंट से पता चलता है। इनके पास प्रचुर मात्रा में संपदा थी, ये हमें एंशिएंट टेक्स्ट से हमें इसके बारे में जिक्र मिलता है। और नंद ने कहीं ना कहीं एक नींव रखी जो केंद्रीकृत प्रशासन की और कुशल प्रशासन की मगध के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई जो हाथीगुम्फ लेक है, इसका हमें जिक्र मिलता है, महापदम नंद ने इसको बनाया था। हाथीगुम्फ जो आपका रॉक कट केव है, ये उदयगिरी की पहाड़ियां भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसको जो एनग्रेव किया गया खारवेला के शासनकाल के अंदर, जो खारवेला थे वो कलिंग के जो जब वो शासक रहे हैं 1st सेंचुरी बीसी के आसपास। इसमें जिक्र है महापदम नंद के बारे में कि भाई महापदम नंद ने कैसे आक्रमण किया कलिंग के ऊपर और कैसे उसका बड़ा ही ज्यादा नुकसान किया कलिंगा का। ये हमें हाथीगुम्फ के उल्लेख से हमें पता चलता है। ये एक बहुत ही प्राचीन और पहला एक अभिलेख साक्ष्य में से एक है, जिसमें कहीं ना कहीं नंद के बारे में हमें जिक्र मिलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है, उल्लेख है, वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और ब्रह्मी लिपि के अंदर। सॉरी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कारण क्या रहे मगध के सक्सेस के, फर्टाइल लैंड का होना, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि गंगा वैली के बीच में ये लोकेटेड था, काफी अबंडेंट सोर्सेज है वहां पर। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इनकी जो लोकेशन है मिड गंगा वैली, इनका जितने भी व्यापारिक मार्ग थे इनके ऊपर बड़ा कंट्रोल था और इनका एक्सेस था पूर्वी भारत की तरफ। स्ट्रॉन्ग फोर्टिफाइड कैपिटल का होना, जो राजगृह है, ये नेचुरल पहाड़ियों से घिरी हुई राजधानी थी। और बाद में जो पाटलिपुत्र था, ये 2 नदियों के बीच में घिरी हुई राजधानी थी और इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने फोर्टिफाइड किया हुआ था। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का होना, टैक्स व्यवस्था इनकी बड़ी अच्छी थी, बड़े ही स्ट्रॉन्ग कानून थे वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पावरफुल आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी में अभी हमने पढ़ा इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट एंड एलिफेंट को लेके विशालकाय सेना थी इनके पास। और सेना के अलग अलग अंग थे। इनके जो डिप्लोमेसी और अलायंस की जो नीति थी, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस करके, ट्रीटी करके, डिप्लोमेसी के थ्रू अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
इनका व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के ऊपर बड़ा कंट्रोल था। ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से ये जो व्यापार करते थे नदियों के रास्ते से, और इसकी जो सहायक नदियां थी उसके थ्रू इनका व्यापार होता था, जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध की सक्सेस को लेके। इनकी जो नीति थी, इन्होंने जो छोटे छोटे राज्य थे इनको अपने अंदर, या छोटी छोटी ट्राइब्स थी, कन्क्वेस्ट के थ्रू इंटेग्रेट किया, अपने अंदर सम्मिलित किया और अपने राज्य का विस्तार किया। इनकी जो शासक थे, खासकर अगर हम बात करें बिंबिसार से लेके नंद तक, तीनों की तीनों डायनास्टी में अगर हम बात करें, चाहे वो हर्यंक वंश हो, चाहे वो शिशुनाग वंश हो, चाहे नंद वंश हो, हर एक जो शासक थे बड़े महान योद्धा थे, और सबकी जो नीति थी वो थी एक्सपेंसिव नीति, विस्तारवादी नीति। तो आई होप स्टूडेंट यहां तक सभी को पता चला कि कैसे हर्यंक वंश ने मगध को रूल किया, कैसे शिशुनाग वंश ने, कैसे नंद वंश ने। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी मगध एम्पायर की? तो मगध की प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मोनार्किकल सिस्टम था, राजतंत्र था, राजा सुप्रीम अथॉरिटी थी, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो थी उसके हाथ में थी। मंत्री परिषद मतलब एक काउंसिल का होना, मंत्री जो उनको राजा को असिस्ट करते थे प्रशासनिक व्यवस्था में, नीति निर्माण के अंदर। पुरोहित का काम था धार्मिक रिचुअल्स परफॉर्म करना और राजा को एडवाइस करना धार्मिक मुद्दों के अंदर। सेनापति जो सेना का मुखिया होता था वो रिस्पॉन्सिबल था सुरक्षा को लेके और मिलिट्री अफेयर्स को लेके। समहर्ता मुख्य ऑफिसर था कर को कलेक्ट करना, और उसके पास चार्ज था कर व्यवस्था को लेके, अदर टैक्स को लेके। सनिधता जो ट्रेजरीज को लेखा जोखा रखना, कर को लेके, उसको खर्च को लेके, व्यय को लेके, जो राज्य की जो प्रॉपर्टी है उसको देखना, उसका लेखा जोखा रखना सनिधता के हाथ में था। गोपा बेसिकली लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, जिसके पास चार्ज होता था ग्रुप ऑफ विलेज का, जिसका काम था लैंड रेवेन्यू एंड पॉपुलेशन, जो ग्राम लेवल पे जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना। राजू का वो अधिकारी था जिसका काम था जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, भूमि को मापना, टैक्स को कलेक्ट करना, और राजसी जो ऑर्डर थे या राजा के जो पैगाम थे उनको लागू करना। अब हम देखेंगे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अच्छी से सभी स्टूडेंट को पता है। बट यहाँ पे जो 5th जो वर्ण है अनटचेबल, ये गांव से या नगर से बाहर रहता था, और ये जो मैनुअल और पॉलिटिंग जॉब करते थे उनके पास कोई अधिकार नहीं था। सोसाइटी जो पितर शासनात्मक था, यहाँ पे पैट्रियार्कल था सोसाइटी का नेचर। वुमेन को दर्जा पुरुषों के कंपेरेटिवली लोअर था। कास्ट सिस्टम ज्यादा रिजिड था यहाँ पे, और जो कास्ट कंसेप्ट था बेस्ड ऑन द बर्थ था यहाँ पे। जो शूद्र थे उनका स्टेटस नीचा था और डिपेंडेंट थे अपर वर्ण के ऊपर। अनटचेबल जो थे वो सामाजिक जो हायरार्की के अंदर से बाहर थे, उनके कोई भी अधिकार नहीं थे। सोशल जो मोबिलिटी थी वो बड़ी ही लिमिटेड थी। तो इस तरीके से सामाजिक जो सिस्टम था। अब यहाँ पे देखेंगे विलेज सेटलमेंट। यहाँ पे खासकर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो त्रिपिटक में हमने विनय पिटक देखा, उस ग्रंथ के हवाले से हमें 3 विलेज का जिक्र मिलता है। टिपिकल विलेज ग्रामा। टिपिकल विलेज वो विलेज थे जो उपजाऊ क्षेत्र के अंदर लोकेटेड थे, और उनका जो मेन व्यवसाय था खेती बाड़ी था। सब अर्बन विलेज वो विलेज थे जो नगरों के नजदीक या फिर किसी व्यापारिक मार्ग के ऊपर जो स्थापित थे, और इनका कहीं ना कहीं मार्केट के साथ लिंक था, जिनको उपनगरीय विलेज भी कहेंगे। बॉर्डर विलेज, सीमांत ग्राम, जो गांव की सीमा के ऊपर जो गांव थे, जो खासकर राज्य के जो सीमा के ऊपर थे, बॉर्डर के ऊपर, इनका जो मेन मकसद था सिक्योरिटी था और डिफेंस पर्पज के लिए इन विलेज को यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो 3 तरह के विलेज थे। टिपिकल विलेज खेती बाड़ी मेन ऑक्यूपेशन था। सब अर्बन जो नगरों के आसपास थे, किसी ट्रेड रूट पे थे। बॉर्डर विलेज जो बॉर्डर के ऊपर थे, जो सीमा के ऊपर थे, ताकि कोई भी आक्रमण करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉर्डर के ऊपर वहां पे बॉर्डर विलेज थे। आइए हम एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। मेन व्यवसाय इनका एग्रीकल्चर था, जिसमें राइस जो मेन क्रॉप्स थी। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक का पता था कि भी धान की रोपाई कैसे की जाती है। इसके अलावा और मुख्य क्रॉप्स में बार्ले, पल्स, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन, सीसेम, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इस तरह की फसलों की खेती की जाती थी। जो स्मॉल किसान था या जिसके पास थोड़ी जमीन थी उसको कृषक कहते थे, पेजेंट्स कहते थे। आयरन का, लोहे का जो टूल थे, जिसमें अगर हम बात करेंगे जो हल, प्लो शेयर की अगर हम बात करेंगे, दराती,
या कोई कुल्हाड़ा या एक्स, इससे कहीं ना कहीं खेती बाड़ी या कल्टीवेशन को इंप्रूव किया। और आयरन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो आयरन के रिचेस्ट जो सोर्सेज थे, खासकर मगध की जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्षेत्र है, राजगीर है, इसने कहीं ना कहीं एक लोहे की सप्लाई के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसका यूज औजार बनाने में या खेती बाड़ी के टूल बनाने में यूज होता था। यही सबसे बड़ा कारण रहा मगध अंपायर के प्रोस्पेरस होने का। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे व्यापार, क्राफ्ट एंड अर्बन के अंदर ग्रोथ हुआ। अगर हम बात करेंगे सिक्का प्रणाली में, पंचमार्क कौन थे यहाँ पे जो सिक्के थे लाइक दैट, इसके ऊपर खासकर जो आकृति हमें किसी हिल की आकृति देखने को मिलनी, ट्री की, बुल, शिप, एलिफेंट, चंद्राकार जिसको हम क्रिसेंट कहेंगे, और एक बेसिकली जो बने होते थे सिल्वर के एंड कॉपर के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पहली बार जो थे पंचमार्क कॉइन का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, पाली टेक्स्ट में इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेड का जिक्र मिलता है। ट्रेड जो डेवलप्ड हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, जो उपमहाद्वीप थे उनके साथ यहाँ पे व्यापार विकसित हुए। जो मेन केंद्र है व्यापार का उज्जैन था वेस्ट के अंदर, और नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तक्षशिला था। और जो व्यापारी में जो वस्तुएं थी उनमें ग्रेन थे, वस्त्र थे, नमक था, धातुएं, आभूषण, घोड़ा, हाथीदान एंड मसाले, और जो नदियों के रास्ते और समुद्री मार्ग के थ्रू व्यापार किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन करना, बुल का यूज करना, बुल कार्ट का, एलिफेंट का, हॉर्स का, ट्रांसपोर्ट को लेके एंड युद्ध में एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में बात करेंगे, पोइट्री, वीविंग, बुनना, मेटल वर्क, कारपेंट्री जिसे बढ़ई का काम बोलते हैं, आइवरी वर्क, बीड मेकिंग, मनके को बनाना, लेदर वर्क, चमड़े का काम, ये सारे के सारे उस टाइम पे जो थे वर्क थे, या फिर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का जो वर्क था। इरिगेशन में नहरें, कुएं, तालाब या रेजरवायर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर को सिंचाई का स्रोत दिया जा सके। टैक्सेशन जो थी यहाँ पे रेगुलर टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। टैक्स जो था वो खासकर लैंड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, किसी व्यवसाय के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, माइंस के ऊपर, बोट एंड गुड्स, इन चीजों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, उसका लेखा जोखा रखने के लिए इन्होंने अधिकारी को नियुक्त किया हुआ था। और लैंड जो रेवेन्यू था, जो भू कर था, वही मेन सोर्स था आमदन का। अगर हम कहेंगे इनकम का जो मेन स्रोत था वो था भूकर, खासकर मगध अंपायर के टाइम पर। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आपको सभी को यहाँ के सामाजिक, प्रशासनिक, इकोनॉमिक व्यवस्था का पता चला कि किस तरह की व्यवस्था थी। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। टैक्सेशन सिस्टम। तो टैक्सेशन सिस्टम जो था, टैक्स जो पे किया जाता था कैश में या फिर काइंड का मतलब जैसे कोई भी फसल को दे देना, पशुओं को दे देना। बैरियर की बात करेंगे, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण जो थे ये टैक्स कर से मुक्त थे, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता था, एग्जम्प्टेड था। बलि जो था कंपलसरी टैक्स बन गया था। यहाँ पे 1/6 था टोटल प्रोड्यूस का, जितना भी आमदन था उसका 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में जाता था। टैक्स ही मेन सोर्स था इनकम का मगध अंपायर के लिए, जिसमें आपका लैंड रेवेन्यू, ट्रेड टैक्स, टोल टैक्स जिसको चुंगी कर कहते हैं, व्यवसाय टैक्स जो था, ये सारे के सारे मेन इंपोर्टेंट कर व्यवस्था का पार्ट थे। इसके लिए इन्होंने अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था कि टैक्स को कैसे मतलब यहाँ पे असेस करना है, उसकी कलेक्शंस को लेके, उसका लेखा जोखा रखने के लिए। आगे देखेंगे गिल्ड सिस्टम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको श्रेणी कहते हैं। श्रेणी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो कुशल कारीगर थे या श्रमिक थे या व्यापारी थे, इनका एक ग्रुप, इसको हम श्रेणी कहते हैं। तो जो गिल्ड है ना, इनका काम था उत्पादन को, क्वालिटी को, वेज को, प्रशिक्षण को, व्यापार को रेगुलेट करना, इसको नियंत्रित करना। और ये अपने क्षेत्र में स्वायत्त थे, स्वतंत्र थे, खासकर अपने क्षेत्र को लेके रूल बनाने के लिए और अपने फंड के लिए इनके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। तो यहां तक सभी को समझ में आया। तो आइए हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कैसे जब मगध एम्पायर के बाद किस तरीके से ईरानियन और आर्मेनियन इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ। तो ईरानियन राजा थे डायरियस, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था इंडिया में 6th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे आक्रमण किया। इन्होंने गांधार, कंबोज, सिंधु और जो रिवर इंडस तक के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। और ये इन्वेजन हुआ हिंदू कुश पासिस है, जो हिंदू कुश दर्रा है, उसके
भारत के थ्रू इन्होंने आक्रमण किया। पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ पे इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया तो अपनी कुछ न कुछ छाप छोड़ी। जैसे इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इनका इंपैक्ट क्या पड़ा, इनके आने से सिल्वर कोइन, जो पर्शियन जो चांदी के सिक्के थे, इनका प्रचलन स्टार्ट हुआ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनको। जो एरामिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रोड नेटवर्क, एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम को विकसित किया गया। ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पे बूस्टअप मिला, मतलब उसको और ज्यादा विकसित हुए। पर्शियन जो चांदी के सिक्के थे वो प्रचलन में आए। खारोष्टी स्क्रिप्ट, जो खारोष्टी स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो बेसिकली अरामिक से ही आई है और ये ऑफिशियल स्क्रिप्ट होती थी पर्शियन एम्पायर की, आर्मेनियन एम्पायर की, और ये हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। तो खारोष्टी जो स्क्रिप्ट है, इसका अगर हम देखेंगे असर हमें देखने को मिलता है। जो अशोका के जो मेजर रोक एडिक्ट है, मानसेरा, सैबसगढ़ी, वो खासकर खारोष्टी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिलते हैं। तो हमें यहां से पता चलता है कि अरानियन ने कैसे हमारे यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी। नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कंटिनेंट, ये अगर हम बात करेंगे, अलेक्जेंडर ने जब तक सिकंदर ने आक्रमण किया तब तक ये वाला जो क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्टर्न जो वाला पार्ट है आपका, वो ईरानियन जो शासक थे उनके कब्जे में रहा। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस क्या रहा है इनका? इन्फ्लुएंस हमें स्टोन कंस्ट्रक्शंस में, कॉलम में, बेल शेप कैपिटल में देखने को मिलता है। और कुछ फीचर जो है आज भी हमारे भारतीय आर्किटेक्चर्स के अंदर इनकी छाप देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, आपको पता चला कैसे ईरानियन ने आक्रमण किया, कौन से रास्ते से आए, कौन सा शासक था, तो इनके आने से क्या चीजों पे असर पड़ा, कल्चरल इंपैक्ट क्या पड़ा। तो अब आइए हम आगे देखें कि जब अलेक्जेंडर ने सिकंदर ने आक्रमण किया, क्यों किया, कैसे किया, और उसके आक्रमण का यहाँ पे क्या उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। तो रीजन देखेंगे इन्वेजन्स के, तो सिकंदर अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तार करना चाहता था। इसका मेन मकसद था कन्क्वीर करना रिच लैंड बियॉन्ड द इंडस और फेम को गेन करना अपने फादर फिलिप द्वितीय की तरह। ये इसका सबसे बड़ा कारण था आक्रमण का। ये इंडिया में 327 बीसी में वही हिंदू को स्मारक के थ्रू इंडिया में एंटर किया, इंडस रिवर को क्रॉस किया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर की पोरस से लड़ाई हुई थी, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हैदरपस, झेलम का युद्ध 326 बीसी के अंदर। और उसके बाद इन्होंने ब्यास रिवर की तरफ कूच किया, बट इसकी आर्मी जो थी आगे इन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बड़े थक चुके थे मानसून को देखते हुए। वहां पे इनको डर था, उस टाइम पे नंद वंश के जो शासक थे रूल कर रहे थे हमारे मगध अंपायर को, तो उसकी बड़ी विशालकाय सेना के सामने सिकंदर की हिम्मत नहीं हुई आगे फर्दर कूच करने की, और सिकंदर वहां से वापस अपने बेबीलोन की तरफ लौट गया, और रास्ते में कहा जाता है उनकी मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग रिटर्न टू द बेबीलोन। तो कल्चरल इंपैक्ट क्या था? हेलेनिस्टिक कल्चर, ईरानियन जो अगर हम कल्चर की बात करेंगे, इनकी छाप छोड़ी। प्रमोशन ऑफ आर्ट में, आर्ट को, कला को, साहित्य को एंड विज्ञान को इन्होंने प्रमोट किया। गांधार शैली डेवलप हुई। गांधार शैली जो ग्रीक और भारतीय कला का मिश्रण देखने को मिलता है, और पहली बार बुद्धा को एक ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर, गांधार शैली के अंदर, यहाँ पे इसका एक आकृति को निर्माण किया गया, इसको निर्मित किया गया। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म्स में दर्शाया गया, और इसमें हमें ग्रीक और इंडियन थीम की यहाँ पे झलक मिलती है। तो यहाँ पे गांधार शैली बेसिकली क्या, इट इज द मिक्सचर ऑफ ग्रीक आर्ट एंड इंडियन आर्ट। इफेक्ट क्या पड़ा इन्वेजन्स का? पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शासक थे हमारे यहाँ पे मगध अंपायर में, बट कहीं ना कहीं इंडो ग्रीक शासक के लिए यहाँ पे इन्होंने डोर ओपन कर दिए। व्यापार को, कल्चरल एक्सचेंज को यहाँ पे मजबूती मिली, खासकर इंडिया एंड वेस्ट के बीच में साहित्य को लेके, व्यापार को लेके आदान प्रदान बढ़ा। ग्रीक अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, नॉलेज का विस्तार हुआ, खासकर मैथमेटिक्स में, खगोल शास्त्र में, चिकित्सा में एंड कला में। और एक इन्होंने नींव रखी फर्दर कंटेक्ट एंड सिंथेसिस ऑफ कल्चर को लेके, मतलब यहाँ पे एक नींव रखी अगर फ्यूचर्स के अंदर जो आपसी मेल जोल है, वो एक कल्चर्स का मिश्रण, यहाँ पे अपनी छाप छोड़ना, एक दूसरे के ऊपर अपना इंपैक्ट छोड़ना, इसको कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिला। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम यहाँ पे, ग्रीक राइटर्स मेगास्थीनीज, ऑन सिरिटस एंड नियरकस, इन्होंने इंडिया में विजिट्स किया। ग्रीक इन्फ्लुएंस जो था
खासकर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स तक ही यहाँ पे प्रभाव रहा है इसका। इन्होंने एक इंडो ग्रीक किंगडम, जो बाद में इंडो ग्रीक जो साम्राज्य हुए, इनमें कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके राइज होने के लिए। और नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, वो जब तक सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया तब तक वो ईरानियन और आर्मेनियन शासकों के कंट्रोल में रहा। बट जैसे ही अलेक्जेंडर ने यहाँ पे अटैक किया, उसके बाद इंडो ग्रीक शासक का यहाँ पे कंट्रोल हो गया था, खासकर आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो वाला जो क्षेत्र है उस पे। तो यहां तक स्टूडेंट सभी को समझ में आया। आई होप ये आज का जो टॉपिक है सभी को अच्छे से समझ में आया। महाजनपद को लेके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कंटेंट को यहाँ पे कवर किया गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं अगेन आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, और अब हम आगे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, थैंक्स।